नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन केंद्र अरुण प्रभा में। दोस्तों, आज के हमारे चर्चा में हम लेके आया है विश्व पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों, आप सभी को मैं स्टूडियो की ओर से, हमारे ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं विश्व पर्यावरण दिवस के लिए। तो दोस्तों, हम चर्चा करने के लिए हम अपने स्टूडियो में निमंत्रित किया गया है, जो बहुत ही एक्सपर्ट दो गेस्ट बुलाया है। मैं उन दोनों का आपका जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मेरा गेस्ट है राजेश सुबा कुमार जी, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, PCCF ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद हमारा दूसरा गेस्ट है सूरज सिंह, डिविजनल ऑफिसर, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सर, आप दोनों को स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। मैं राजेश सर आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंट है? थैंक यू। विश्व पर्यावरण दिवस ऐसा एक महत्वपूर्ण दिन है कि 1972 से 1972 में जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्ल्ड का फर्स्ट जो एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी का कमेमोरेशन में होते रहते हैं। 73 से ये शुरू किया, आज हम लोग 50th ईयर गोल्डन जुबली ईयर में पहुंच गए। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया का जो बड़े बड़े पर्यावरण के साथ जो समस्या है, उसमें वर्ल्ड कम्युनिटी का जो अटेंशन लेके आने के लिए, ताकि सभी मिलके वर्ल्ड का जो भी नेशंस है, स्टेट्स है, कम्युनिटीज है, सब मिलके एनवायरनमेंट का जो बड़ा बड़ा इश्यूज है, जैसा प्लास्टिक पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, बायोडाइवर्सिटी इरोशन है, इस तरह बड़ा जो वर्ल्ड का जो चुनौती है एनवायरनमेंट के बारे में, उसको एड्रेस करने के लिए एक अटेंशन लेके आना है, फोकस ऑफ अटेंशन, उसके लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे माना जाता है। अच्छा, बहुत बहुत सुंदर बताया। सूरज सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हम लेमैन, एज ए लेमैन, हम लोग जब देखता है पर्यावरण में कुछ बदलाव नहीं दिखाई देता है, तो ये विश्व पर्यावरण दिन मनाने का नेसेसरी क्यों पड़ गया हमारा वर्ल्ड को या हमारा कंट्री को? देखिए, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जैसे सर ने बताया, 1972 में पहली बार दुनिया भर के लोग आके मिले थे। मगर जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो केवल इंडिया से स्टार्ट नहीं हुई थी, वो USA से स्टार्ट हुई थी, यूरोपियन कंट्रीज से स्टार्ट हुई थी। तो उस समय उन देशों ने सोचा, जो अपने इन्वायरमेंट को देख के, जहाँ पे सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है या फिर पेस्टिसाइड्स के वजह से US में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो ये देख के उन देशों ने स्टार्ट किया। तो इंडिया आज जहाँ हम खड़े हैं, हम डेवलपमेंटल स्टेज में वहीं हैं जहाँ वो सारे जो विकसित देश हैं वो आज से 30 साल पहले थे। तो बिल्कुल ज़रूरत है हमारे देश को और पूरी दुनिया को कि इसको एक्नॉलेज करें। और ये कहना भी गलत होगा कि आम लोग उसको महसूस नहीं करते। यदि आप अरुणाचल में जो 30-40 साल रहा है, वो जानता होगा कि आज से 30-40 साल पहले इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। ईटानगर में आज भी टेम्परेचर 42 पहुँच रहा है, जो कि बहुत अनयूजुअल है इस जगह के लिए। ज़ीरो में भी टेम्परेचर बहुत हाई पहुंच रहा है। तो ये सारे इंडिकेशंस हैं कि हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है और ये ख़राब के लिए बदल रहा है। अनटाइमली रेनफॉल हो रही है। अभी आप देखेंगे मई में खड़े हैं और यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं है। वैसे ही मार्च के महीने में बारिश हुई थी। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट बदल रहा है और उसको ठीक करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारा इंटरफेरेंस, हमारा इनपुट बहुत ज़रूरी है और केवल एक आदमी से नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं, सभी लोगों को मुहिम बना के करना पड़ेगा, जैसा कि इस साल हम इंडिया में मिशन लाइफ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अच्छा सूरज जी, आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो टेम्परेचर बढ़ना भी हमारा इकोलॉजिकल डिसबैलेंस है, और यानी कि हमारा लोग का ज़्यादा घास काटना, ट्री को काट के गिराना, और या हमारा यहाँ तो एक प्रैक्टिस करता ही है हमारा जूम कल्टिवेशन, इसमें बहुत तादाद से हमारा प्लांट घिर जाता है। तो ये भी एक मतलब रीजन है जिसमें हमारा इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होने का। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो सर, आपसे जानना चाहिए कि हमारे यहाँ पे आप लोग किस प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट करके उसे क्या हमारे ट्रूली किस वजह से आप लोग हमारा पब्लिक को अवेयरनेस या बेनिफिट देता है, किस वजह से? अभी इस साल का जो थीम देखने से ये बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन है, वही है इस साल का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मेन थीम। तो क्यों ऐसा एक थीम है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन? क्यों प्लास्टिक को हम लोगों को उसको कंट्रोल करना है?
प्लास्टिक ऐसा ही चीज़ है कि जिस टाइम में डिस्कवरी हुआ था वो तो बहुत अच्छा यूटिलिटी की तरफ उसको लेके आया था, उसका यूटिलिटी भी है अभी भी। लेकिन ऐसा होता है कि दुनिया में जितना प्लास्टिक प्रोडक्शन हो रहे हैं उसको देखने से करीब 400 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक का जो प्रोडक्शन होता है उसमें आधा का क्वांटिटी करीब 200 मिलियन जो टन्स है प्लास्टिक है वो खाली सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हैं, मतलब एक टाइम में यूज़ करो उसको फिर उसको छोड़ दीजिए। इसके में क्या होता है कि इसको सही तरीके से उसको प्रोसेस नहीं किया, उसका कलेक्शन ठीक से नहीं किया, उसको प्रोसेसिंग ठीक से नहीं किया तो वो तो हमारे वाटर बॉडी में पहुंचेगा, नदी में पहुंचेगा, कोई लेक में पहुंचेगा, वो फिर फाइनली तो सी में पहुंचेगा। तो इसमें एक बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि इसमें प्लास्टिक डिसइंटीग्रेट होके माइक्रो प्लास्टिक करके एक फाइनल शेप में आते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक ऐसा एक चीज़ है कि हमारा जो सिस्टम ब्लड का अंदर भी जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसका साइज़ उतना कम है कि हमारा सिस्टम में भी जा सकें, अच्छा। हमारा सेल में भी जा सकें। तो ऐसे होने से फिर हमारा पूरा हेल्थ को भी मतलब एक रिस्क हो जाता है। इसलिए हम लोगों को ये अर्जेंसी है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जितना है उसको कम यूज़ करने, और हमारा कंट्री में भी जो सेलेक्टेड सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम है वो तो बैंड है। अरुणाचल प्रदेश में भी बैन को एनफोर्स हो चुका है। साथ साथ में वो जो आइटम्स बैन हो गया उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए अल्टरनेट ऑप्शंस भी प्रमोट हो रहे हैं। जैसा पहले के टाइम में बाम्बू का तैली यूज़ करता था, तो उसी तरह अभी यूज़ एंड थ्रो प्लास्टिक तैली का जगह में जैसा क्लॉथ बैग्स यूज़ कर सकें, बाम्बू का तैली भी यूज़ कर सकें। ऐसा करने से एक तो इको फ्रेंडली ऑप्शन भी हो जाते हैं, साथ साथ में हम लोग इकोसिस्टम से भी कनेक्ट रहते हैं और लोकल एम्प्लॉयमेंट भी बनते हैं, लोकल रिसोर्स भी यूज़ होते हैं, उसमें लोकल इकोनॉमी और ग्रीन जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसा है कि प्लास्टिक हम लोग बैन करने से उस सेक्टर का पूरा ऑप्शन खत्म होता है, ऐसा नहीं है। एक ऑप्शन दूसरा ग्रीन इकोनॉमी की तरफ से खुल भी जाता है। अभी हम लोगों को कि हमारा बिहेवियर, हमारा चॉइसेस उसको हिसाब को एडजस्ट करके वो ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करना है। So that is the main interest, that's the main focus by which we are advocating a shift in our lifestyle and consumption pattern to reduce the use of plastic and to go for more eco-friendly, nature-connecting options and to promote local and green economy. बहुत बढ़िया सर। हाँ सर, आपने कहा कि ये प्लास्टिक जो भी यूज़ करता है वो पॉल्यूटेट करता है, हमारा घूम फिर के हमारे शरीर का भी इफेक्ट हो सकता है, तो इसको हमारे गवर्नमेंट भी जानते हैं। तो मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूँगी, आप अरुणाचल प्रदेश में बहुत क्षेत्र में मतलब डिस्ट्रिक्ट में काम करके आए हैं, तो बेसिकली आप भी सुना होगा, हमारा कॉमन पीपल ये बोलता है नॉर्मली हम लोग का बहुत वोमेंस एनजीओस भी होता है या गवर्नमेंट से भी बहुत सा मैसेज आता है या अवेयरनेस आता है कि तंबाकू नाक है, सिगरेट नहीं पीना है, बिहार नहीं पीना है, मतलब ड्रिंक्स नहीं करना है, अभी आपका डिपार्टमेंट का तरफ से प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, ये बोलता है। लेकिन आप बताइए, अगर हम चाहेंगे, गवर्नमेंट चाहेगा तो वो फैक्ट्री ही बंद कर दे तो हम यूज़ नहीं कर सके, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो आपने तरीका सुझाया ये कई गवर्नमेंट्स करती भी हैं, ऑर्डर भी पास करती हैं, फैक्ट्रीज भी, मगर बंद करना और शट डाउन करने से इलीगैलिटी बढ़ती है, बट यूज़ में तभी भी रहेगा। तो हमारा अप्रोच जो हमारे डिपार्टमेंट का कहिए या फिर पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इस बार ऐसा है कि पहला हम डिमांड को कट डाउन करेंगे। तो हमारा जो मिशन लाइफ का मूवमेंट है उसमें फर्स्ट फेज़ में यही है कि जन चेतना हम क्रिएट करें, फिर जन चेतना के बाद जन भागीदारी लाएँ, वो लोग पहले कॉन्शियस हो, उसके बाद हमारे मूवमेंट के साथ जुड़ें। जब डिमांड अपने आप कम हो जाएगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। बट अगर आपने बैन लगा दिया, जैसे आपको नहीं करना, बट आपकी डिमांड है, तो आप लीगली और इलीगली उसको प्रोक्योर करेंगे, तो बनाने वाला भी बनाएगा, इकॉनमी चलता रहेगा। तो पहले हम डिमांड कट डाउन करने का प्रयास रहेगा हमारा, इसलिए जन कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है कि अब पब्लिक इस बात को समझे कि प्लास्टिक यूज़ करने से क्या नुकसान है। जैसे अनीनी में मैं था, तो अगर वहाँ पे कोई प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक जाता है तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उसको वहाँ से बाहर निकाला जाए। इसलिए जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, आइलैंड स्टेट्स हो गए, यहाँ पे जो प्लास्टिक पोल्यूशन है इट इज़ इवन मोर डेंजरस, क्योंकि आप प्लास्टिक ले जाने के लिए तो पैसा आदमी खर्च कर रहे हैं, लाने के लिए कौन करेगा। तो इसलिए कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है। मेरा वही कहना है कि हम इस तरीके से इसको अप्रोच कर रहे हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल से, कि हम पहले लोगों को
समझाएंगे, डिमांड कट डाउन करेंगे, देन सप्लाई में जैसे सर ने बताया ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स, उसके लिए पॉलिसी लेवल पे डिसीजन लेंगे और फिर उसके लिए मूवमेंट चलाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं राजेश सर आपसे जानना चाहेंगे, हमारे यहाँ पे बहुत तादाद से हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी ये बहुत जहाँ भी जाएंगे चर्चा कर रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट भी, कि हमारा गन्स जितना होता है उसको सिलेंडर करें। उसका क्या इफ़ेक्ट है मेरा सोसाइटी के लिए और हमारा अपना कंट्री के लिए या अपना स्टेट के लिए, क्या बेनिफिट्स है या क्या डिमेरिट्स है? डिमेरिट्स तो मैं नॉर्मल पीपल से भी यही सुनता है कि हम जो पोर पीपल ये कहता है मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम मीट नहीं खरीद सकता है, तो मुझे तो शिकार करके खाना पड़ेगा, तो मेरा वेपन ही आप लोग गवर्नमेंट छीन लेगा तो मेरा क्या होगा? यही इसको आप किस नज़र से देखता है? इसमें जैसा हमारा ट्रेडिशनल कम्युनिटी से पहले से ही उन इकोसिस्टम से जुड़ के, उनका आवास व्यवस्था और परिस्थिति से जुड़ के रह के आता था। लेकिन इसमें ये पॉइंट है कि हम लोग जो हमारा इकोसिस्टम से जो रिसोर्स यूज़ करते हैं वो एक लिमिट के ऊपर चले गया तो फिर इकोसिस्टम उसको डिग्रेड करना शुरू हो जाते हैं। जैसा मान लीजिए आपका हम लोग अरुणाचल प्रदेश का बारे में पहले सुनने से सोचने से पहले हमारे मन में आता है कि एक ऐसा ही जगह है, बहुत सारे अच्छे टाइप्स का फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, चिड़िया हैं, कल्चर है, कम्युनिटीज़ है, वाटर रिसोर्स है, ऐसे एक बहुत सुंदर का पिक्चर आता है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट को हम लोगों को आगे लेके जाना, जैसे फॉरेस्ट का रीजनरेशन रखने से ही हम लोगों को फॉरेस्ट से रिसोर्स मिलेगा। फॉरेस्ट से क्या क्या रिसोर्स हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, जैसे पानी है, पानी आने से ही खेती के लिए, इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा, और फॉरेस्ट होने से ही जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करके स्लोली रिलीज़ करके पीने के लिए भी, नदी में भी, और इरिगेशन के लिए भी, और अदर कंजम्पशन के लिए अवेलेबल हो सके। साथ साथ में हम लोगों को टिम्बर चाहिए। अभी हम लोगों को खेती करने के लिए भी हम लोगों को पॉलिनेटर्स चाहिए। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? जैसा बीस है, बर्ड्स है, ये सब तो ही पॉलिनेशन करते हैं। हम लोग हमारा एग्रीकल्चर, जैसे हम लोग पैडी कल्टीवेशन करते हैं, कीवी कल्टीवेशन करते हैं, कुछ जैसा कोई भी ऐसे क्रॉप्स कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन उसको पॉलिनेशन हम लोग खुद नहीं करते। इसको पॉलिनेशन तो कोई पॉलिनेशन एजेंट होते हैं, ज़्यादा तो बीस होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ऐसा होता है। अभी इन लोगों को, हम लोगों को रखने के लिए जगह तो चाहिए, वही तो फॉरेस्ट है। ऐसा भी फॉरेस्ट का तरफ से देखने से भी हम लोग फॉरेस्ट में जाके तो पॉलिनेशन नहीं करते। फॉरेस्ट का पेड़ और पौधा है उसको भी पॉलिनेशन चाहिए, तो ही तो उनका नेक्स्ट रीजनरेशन होते रहेगा। अभी हम लोग ये चिड़िया को एक सीमित कर, जो सस्टेनेबल लिमिट है उसके नीचे उसका पॉपुलेशन गिर गया, तो फिर इसको पॉलिनेशन करने के लिए कोई एजेंट तो नहीं है, तो फिर तो ट्री तो रीजनरेट नहीं होगा। तो अभी जो ट्री है उसका लाइफ स्पैन होने से फिर तो रीजनरेशन नहीं है, तो फिर फॉरेस्ट बैरन हो जाएगा। फिर हमारा इधर पानी रुकने के लिए जगह, मतलब कोई स्पॉन्ज का टाइप में एक्ट करने के लिए कोई नहीं है। वो जितना पानी आएगा सीधा नीचे जाएगा, नदी में जाएगा, और फिर उस नदी में पानी गया तो फिर पानी नहीं है, फिर ड्राई सिचुएशन हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को इकोसिस्टम में जो भी कंपोनेंट्स है, वो एनिमल्स है, प्लांट्स है, बर्ड्स है, बटरफ्लाइज है, बीस हैं, इसको सबको एक बैलेंस रखना है। तो इसलिए हमारा कंजम्पशन जितना है वो बैलेंस मेंटेन करके तो करना है। तो उस दिशा में देखने से अरुणाचल का जो यूनिक इनिशिएटिव है, अरुणाचल प्रदेश एयरगन सरेंडर अभियान है, ये बहुत लैंडमार्किंग इनिशिएटिव है। कंट्री में भी फर्स्ट है, दुनिया में भी देखने से फर्स्ट और विद इन सेलेक्टेड नंबर में आता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो बर्ड्स को बचाने से पहले से, तो बर्ड जाके किसी पेड़ को, जैसा किसी पेड़ का फ्रूट्स खाएगा, उसको सीड डिस्पर्स करेगा, तो उसका रीजनरेशन होगा। तो फॉरेस्ट का डिफरेंट स्पीशीज से वो बच जाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट ऐसा ही एक लैंडस्केप है कि उसका एक जो इंडिविजुअल है, प्लांट्स है, एनिमल है, सब ईच अदर से जुड़ा हुआ है, डिपेंडेंट है। तो एक मिस हो गया तो फिर दूसरा हेल्पलेस हो जाता है। तो वही इसलिए हम लोग एक मेन चीज़ है पॉलिनेटर्स है, जैसे बर्ड्स है, वो उसको बचाने से इकोसिस्टम थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा, उसमें अच्छा से फॉरेस्ट कम्युनिटीज आएगा, फिर एनिमल्स आएगा, फिर एनिमल्स भी पॉलिनेशन करेगा, और एक माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, उसमें बीस आएगा, इंसेक्ट्स आएगा, वो इंसेक्ट्स हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप्स को पॉलिनेट करेगा, हमारा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को पॉलिनेट करेगा, ताकि हम लोग अच्छा से प्रोडक्शन करेगा। अभी का एस्टिमेट के हिसाब में देखने से हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पॉसिबल है
उसी का भी 25% अभी कम हो रहा है, क्योंकि पॉलिनेशन करने के लिए पॉलिनेशन एजेंट ही नहीं है। तो इसलिए एग्जाम्पल बोलने से, आप जैसा एग्रीकल्चर फील्ड है, हॉर्टिकल्चर, उसका पास में बी कल्चर प्रमोट करने से आप कुछ भी नहीं करना, आपका प्रोडक्शन तो ऐसे बढ़ेगा, क्योंकि ये पॉलिनेशन गैप तो मीट हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को ये जो कैंपेन है, इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुली डिलीवरिंग द आउटकम्स, एंड मोर आउटकम्स मोर in larger ways will come in the coming years, and we should congratulate everyone of the society for taking this initiative to their heart and protecting the environment of Arunachal Pradesh. सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि एयर गन सरेंडर में पब्लिक कहता है कि हमसे क्यों छीन रहे हैं। हाँ। हम किसी से छीन नहीं रहे। इट्स जैसे मैंने बताया कि जन भागीदारी वाला कैंपेन है ये, कि हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि आप आगे आएँ और अपना एयर गन सरेंडर करें। एयर गन सरेंडर करना एक सिंबॉलिक एक्टिविटी भी है कि हम आज से हंटिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इसलिए ये लोगों का अवेयरनेस कैंपेन भी है, इन्वॉल्वमेंट कैंपेन भी है। अच्छा। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट ये कैंपेन सक्सेसफुल रहा है। बिल्कुल। और लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं और अपने एयर गन को और महंगे गन्स को भी सरेंडर किया है, और एक प्लेज भी लिया है कि हम आज से हंटिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो आज मुझे बहुत, मैं खुद भी इन्वॉल्व रहा हूँ इन एक्टिविटीज़ में, तो उनकी जेन्युइन जो कंसर्न है इन्वायरमेंट को लेके और वाइल्ड लाइफ को लेके, वो उनके एक्टिविटीज़ और एक्शंस में बिल्कुल दिखता है। सो मुझे नहीं लगता कि ये जबरन किया गया है, इट्स अ ऑप्शनल सरेंडर। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। हाँ, उन लोग का दूसरा रीज़न ये भी है कि उन लोग हंटिंग करके उन लोग नॉन वेज जो लेता है, हंटिंग करके जनरली लेता है, ये ट्रेडिशनल बेसिस। तो जिसका पास मनी नहीं है, जो हंटिंग नहीं कर सकता है, तो मार्केट से खरीद सकता है, लेकिन जिसका पास पॉर है वो खरीद नहीं सकता है। तो जैसे कि हमारा कुछ लेवल तक वो लोग वो नेसेसिटी को उसी से फुलफिल करता है। मगर जैसे हमारे अरुणाचल में जो पर कैपिटा इनकम है लगातार बढ़ रही है साल दर साल, मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले दिनों में, और दूसरी कनेक्टिविटी बिकॉज ऑफ रोड्स, और इतने अच्छे रोड्स बन गए हैं अप टिल वेरी डीप कॉर्नर्स ऑफ स्टेट, तो कनेक्टिविटी अच्छी होने से अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी और अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो मेरी यही आशा है कि आगे आने वाले दिनों में जो आप केस बता रहे हैं वो और भी कम हो जाए। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, मैं हमारा राजेश सर ने बताया कि पॉल्यूशन का बैड इफेक्ट बताया, प्लास्टिक पॉल्यूशन का। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका मेजर कॉजेस क्या है, इसका पोल्यूटेड होने का? मेजर कॉसेस बोलने से यही बोल सके कि हम लोगों का जो ये प्लास्टिक यूज़ करने के लिए जो टेंडेंसी है वही है, क्योंकि हम लोग जितना प्लास्टिक जो यूज़ हो रहे हैं, मेरे ख्याल में हम लोग उसको थोड़ा सा कंजर्वेशन एंगल्स, एनवायरनमेंट का एंगल से देखने से उतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए जैसा आप मार्केट जा रहे हैं, हर एक दिन में आपको शॉप से एक प्लास्टिक बैग मिलेगा, लेकिन हम लोग एक प्लास्टिक बैग नहीं है तो क्लॉथ बैग ही लेके जाते हैं, तो फिर वो उधर से प्लास्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा हम लोग अपना से थोड़ा सा हमारा कमिटमेंट और हमारा जो बिहेवियर है इसका तरफ से थोड़ा सा शिफ्ट करने से बहुत सारे कंसेप्शन कम हो सकें। और हम लोगों के भी ऐसा एक फिलॉसफी लाइफ में रखना कि हम लोग जितना नेचर से कनेक्ट हो रखने से उतना नेचर को भी उतना सपोर्ट और रेसिलियंस मिलते रहेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा खास करके हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए प्लास्टिक का जो पोल्यूटेड है ज़्यादा इफेक्ट होने का चांसेस क्या है, क्या रीज़न है पोल्यूटेड होने का? देखिए, जैसे मैंने बताया था एक एग्जांपल में कि हमारे यहाँ जो बाहर से सामान आ रहा है, कंज्यूमर गुड्स हमारे यहाँ बाहर से आ रहे हैं, तो वो कंज्यूमर गुड्स जब प्लास्टिक के फॉर्म में आता है तो लाने के लिए तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो सप्लायर है, जो कंज्यूमर है। अच्छा। मगर उसको वापस ले जाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा ना करना चाहेगा। बिकॉज आप एक प्लास्टिक की बोतल अगर लेकर आए, मान लीजिए किसी और स्टेट से, या फिर यहाँ पे बनाया, पहाड़ में गया नीनी में, तो उसको ले जाने में 10 रुपये में बेच रहा है, मगर उसको वापस लाने के लिए तो पैसा खर्च नहीं करेगा ना, तो वो परमानेंटली वहीं पे रह जाएगा, सर्कुलर रिसाइकल वाले चैप्टर में आ नहीं पाएगा। उसको रिसाइकलिंग के लिए लाने के लिए भी जो कॉस्ट इनकर होगा दैट विल बी ह्यूज, तो वो कोई करना नहीं चाहेगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए चाहे आइलैंड स्टेट्स हो गए, जैसे हमारे अंडमान है, लक्षद्वीप है, तो यहाँ पे जो प्लास्टिक की प्रॉब्लम्स है और ज़्यादा कंसर्न वाली है, तो हमें उसे उस एंगल से भी सोचना पड़ेगा। तो जैसे सर ने बताया कि अपने लाइफ स्टाइल में मिनिमम करना पड़ेगा प्लास्टिक यूज़ को, जो हम कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन देश की 140 करोड़ से है। अगर हर आदमी 1 kg प्लास्टिक भी साल में कम कर दें तो दैट विल बी ह्यूज कंट्रीब्यूशन। ओके,
बहुत बढ़िया सर। मैं और ये जानना चाहेंगे, और एडिशन आपसे जानना चाहेंगे, हमारा प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है उसको सॉल्यूशन लाने के लिए हमको गवर्नमेंट को या हम कॉमन पीपल को क्या क्या करना चाहिए हम लोग को? जैसा मतलब हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं इस मैटर में कि, और पुराने डिस्कशंस भी हैं कि पहले तो हमको डिमांड कम करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर हो गए पब्लिक एट लार्ज, दूसरा स्टेक होल्डर हो गई गवर्नमेंट, तीसरे स्टेक होल्डर्स हो गए प्राइवेट कंपनी। सबका अपना रोल रहेगा, मगर इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो कंज्यूमर्स का है, ये जो पब्लिक का है। तो हमें, जैसा कि अभी कैंपेन चल रहा होगा मिशन लाइफ, आप सभी को उसके बारे में पता भी है कि अरुणाचल ने भी उसको एक्टिवली इन्वॉल्व होकर पार्टिसिपेट किया है। अच्छा। तो उस मिशन का एम ही यही है कि हम पब्लिक को ये बताएं कि जो 7 थीम्स के अक्रॉस कि हमें को पानी बचाना है, प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, उसके फ़ायदे उनको समझाएं और बताएं, और शुरुआत वहाँ से हो। तो सबसे ज़रूरी वही रहेगा कि हम सोल्यूशन का पार्ट अगर देखें कि कंज्यूमर से डिमांड कम हो जाए। तो जो सप्लायर्स हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, जब उनको लगेगा कि प्लास्टिक की डिमांड ही नहीं आ रही, किसी और अल्टरनेट की तरफ जाएं, तो हो सकता है कि बैम्बू प्रोडक्ट्स की तरफ हम जाएं, कपड़ों के प्रोडक्ट की तरफ जाएं, बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तरफ जाएं। तो अपने आप डिमांड साइड केटर करेगा सप्लाई साइड को। देन हम पॉलिसी लेवल पे एज अ कंट्री, एज अ स्टेट गवर्नमेंट फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमें ये सारे स्टेप्स लेने हैं। तो सोल्यूशंस वही हैं कि सोल्यूशंस दोनों तरफ से आएंगी, तो सब पहली शुरुआत दोनों को करनी पड़ेगी। तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव के रूप में बैम्बू को प्रमोट करें। अपना हमारा जो बैम्बू डेवलपमेंट बोर्ड है कि ऑल्टरनेट जो प्लास्टिक का है उसको डेवलप किया जाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। जब राजेश सर आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा एक मिशन आप लोग चल रहा है जो मिशन लाइफ, उसका बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। मिशन लाइफ का जो अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। जैसा हम लोग कुछ टाइम से कुछ पहले बताया कि हम लोग कैसे अपना कंजम्पशन लाइफस्टाइल चेंज कर सकें प्लास्टिक का यूज़ में, जैसा कपड़े का बैग्स यूज़ करके प्लास्टिक का बैग कम कर सकें। उसी तरह पर बहुत सारे एरियाज में मिशन लाइफ ऐसा फोकस करते हैं कि हम लोग हमारा लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट की तरफ उसको अलाइन करें। उसके लिए क्या करना, एक तो कंजम्पशन कम करना, जितना रिक्वायर्ड कंजम्पशन है, सस्टेनेबल कंजम्पशन है, उसको प्रमोट करना है। साथ साथ में एनवायरमेंटली डेंजरस जो कंजम्पशन हो रहा है, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको तो कम करना है। और हम लोगों को और जैसा हमारा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस लाइक वाटर रिसोर्स है, उसको कंजर्व करना है, एनर्जी कंजर्व करना। तो ऐसा ऐसा देखने से मिशन लाइफ ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव मास अवेयरनेस कैंपेन का रूप में एक मिशन है। उसमें पब्लिक और गवर्नमेंट और जैसा सोसाइटी का अलग अलग कंपाउंड जिसका यूनिट्स है, जैसा पीपल इंडिविजुअल्स है, कम्युनिटीज़ है, सोशल सोसाइटी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, गवर्नमेंट है, सब मिलके ये बिहेवियरल चेंज को हम लोगों को अचीव करना है एक मैस कैंपेन का रूप में, ताकि बहुत सारे जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ को हम लोग इफेक्टिवली रिस्पॉन्स कर सकें। साथ साथ में जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, ये हमारा कंट्री का जो क्लाइमेट चेंज का रिस्पॉन्स का अंदर भी एक अहम रोल है। जैसा हमारा कंट्री ने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन करके हम पेरिस कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का अंदर हमारा कंट्री का कमिटमेंट है। अच्छा, उसका अंदर भी लाइफस्टाइल्स फॉर एनवायरनमेंट एक बड़ा कंपोनेंट है। तो हम लोग क्लाइमेट चेंज को रेस्पॉन्ड करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है उसको कम करने के लिए मिटिगेशन एक्शंस करेगा। अच्छा, साथ साथ में हमारा बायोडाइवर्सिटी और एग्रीकल्चरल सिस्टम्स और फूड सिक्योरिटी फूड प्रोडक्शन सिस्टम में जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए हम लोग अडेप्टेशन और रेसिलियंस बिल्ड करेगा। उसका साथ साथ उसको जो डिमांड फॉर कंजम्पशन है उसको सस्टेनेबल एरिया में लेके आने के लिए हम लोग मिशन लाइफ भी एंगेज करेगा। ऐसा एक कॉम्पोजिट प्लानिंग है एक लार्जर कैनवास में। बहुत बढ़िया सर, आपसे जानना चाहिए, आप संक्षिप्त से बता दीजिए कि हम एज ए सिटीजन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मेन क्या काम करना चाहिए? देखिए, जैसा क्या रोल है हमारा, जैसा बार बार बात हो रही है, हर ह्यूमन बीइंग का इसमें रोल है। तो हम एज ए कॉमन मैन, एज ए सिंपल मैन अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। जितने भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ हैं उसको अपनाएं। बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको बस एक अवेयरनेस चाहिए, एक कॉन्शियसनेस चाहिए कि हम प्लास्टिक को यूज़ करेंगे। घर से बाहर निकलेंगे थैला लेके जाएंगे। अगर कोई प्लास्टिक यूज़ नहीं करना तो वो बिल्कुल अवॉइड करने का ट्राई करेंगे उसको। अपने घर में पानी का वेस्टेज नहीं करेंगे। अगर हम
वो आरओ यूज़ कर रहे हैं तो आरओ से जो पानी डिस्पोज ऑफ कर होकर निकला उसका यूज़ बर्तन धोने में करेंगे। अच्छा। बहुत छोटे छोटे एक्टिविटीज़ हैं। जैसे जैसे मैंने केयरिंग करना बिल्कुल पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि आपने अगर 1 रुपये बचाए तो देश भर की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो देश को उतने का फायदा होगा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आप दोनों से तो बात करना बहुत चाहता है, लेकिन समय का पाबंदी है, तो हम अपना चर्चा यहीं पे रद्द करते हैं। तो मैं आप दोनों का स्टूडियो की ओर से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद बोलते हैं हमारे स्टूडियो में, और आप हमारे जितना व्यूअर्स है उनको बहुत ही जानकारी दिया। थैंक यू आप दोनों को आने के लिए। Thank you very much and wish you all a wonderful World Environment Day 2023. Thank you. दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारे आज का चर्चा आप बहुत पसंद आएगा। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड फिर बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा लेके आएंगे। उसी के साथ ही मैं मिर्निया का मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।